चलो कुछ हम आज इमेज बेस पे फटाफट से रिवाइज करा दे रहे तुम लोग को, क्योंकि इमेज ज्यादा अच्छे से माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, जो बैरियर वगैरह की बात करें, जो हम लोग लिम्फाइड टिश्यू सिस्टम की बात की, उसको देखो इस इमेज में। इम्यून सिस्टम में प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन की बात करें तो फर्स्ट है बोन मैरो। बोन मैरो उस तरीके से हो गया, एकदम हम तेज बोलेंगे और क्योंकि पढ़ाई हुई चीजें इसलिए अटेंटिव होके सुनो। बोन मैरो इस तरीके से हो गया जैसे तुम्हें बेसिक क्वालिफिकेशन 10th और 12th चाहिए ही चाहिए। क्लियर, आगे जाके तुम कुछ भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उसी तरीके से सबसे बेसिक जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे बेसिक चीजें हो रही है, सेल का जन्म हो रहा है, सेल बन रही है, वो जगह क्या हो गई, बोन मैरो। क्लोनिंग इनसाइड पे हो सकती है, लेकिन सेल का बनना, ओरिजिनेट होना बॉडी में, वो है बोन मैरो। क्लियर। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखोगे बोन मैरो, बी सेल और टी सेल दोनों के लिए, फिर थाइमस। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। उसके बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आ जाते हैं लिम्फ नोड, टॉन्सिल, स्प्लीन। क्लियर। और बैरियर में आ जाता है तुम्हारा स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। इस तरीके से, और लोकेशन वाइज समझो कि ये कहाँ कहाँ है बोन मैरो, तुम्हारी यहाँ पे भी होगी। जो बड़ी बड़ी बोन होती है उनके अंदर बोन मैरो होती है। क्लियर। देखो ये नेक्स्ट इमेज वहां पे हाथ में भी दिया हुआ है, कौन सी बोन है ये, कौन सी बोन है ये, कौन सी बोन है ये। ह्यूमरस। ठीक है, तो इसके अंदर दिख रहा है हमें कि बोन मैरो है, जो कि इनिशियल जो भी रिक्वायरमेंट है आरबीसी वगैरह सबको ये फॉर्म करती है, स्टेम सेल का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, एडनॉइड ब्रांचेस, मेसेंट्रिक पेयर्स पैचेस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में थाइमस और बोन मैरो। लिम्फोइड ऑर्गन है मतलब लिम्फोसाइट्स को फॉर्म कर रहे हैं, और या तो उनको स्टोर कर रहे हैं या तो उनका प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, मतलब लिम्फोसाइट से रिलेटेड वो ऑर्गन्स है। क्लियर। अब थाइमस का नाम लिया था, थाइमस के लिए इंफॉर्मेशन वहां पे दिया हुआ था थ्योरी में, लोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको थोड़ा सा इनहेंस कर लो, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आए कि कितने लोब प्रेजेंट होते हैं, लॉबुलर स्ट्रक्चर है, लोब है, तो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, राइट लोब, लेफ्ट लोब। बस छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर लो। ठीक है, लोकेशन वगैरह तो मैंने पहले भी इसको कवर किया है, थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड दिख रहा है, फ्रंट व्यू स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है। इसकी सेल थाइमिक कार्पोसेल्स तो एक तरीके से सिक्रीशन रिलीज कर। चलो ये सब बहुत जरूरी। स्प्लीन, स्प्लीन बीन से पढ़ा है मैंने, और इसमें भी किडनी की तरह कॉर्टेक्स और मेडुला सेक्शन होता है। बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान में रखो, वन इन नंबर। ठीक है, दो नंबर में नहीं है, स्प्लीन सिर्फ एक है। पेशेंट देखा था हमने, एक ही है बॉडी में स्प्लीन। फिर लिम्फ नोड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है मोस्टली। ठीक है, मतलब लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट, लिम्फेटिक वेसल्स तो सिस्टम याद हो, लिम्फेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में है, सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल पैरेलल चल रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, ब्लड फिल्टर हो रहा है और वहां पे ट्रैपिंग हो रही है, तो ये आपके लिम्फ नोड वाले पॉइंट है। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि पूरे लिम्ब में लिम्फ नोड होते हैं क्या, नहीं होते। ठीक है, लिम्ब पोर्शन में नहीं होते, आर्मपिट में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको ये लिम्फ नोड ट्रैप करेंगे जो आर्मपिट में। लोअर लिम्ब में इन्फेक्शन होगा तो उसको ग्राइन वाले लिम्फ नोड ट्रैप करेंगे। क्लियर, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम देते जा रहे हैं। फिर टॉन्सिल, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ वेसल। लिम्फ नोड की बात करें तो लिम्फ नोड के लिए क्वेश्चन आता है कि इसमें हाई वेस्कुलर सप्लाई होती है। हाई वेस्कुलर सप्लाई होगी तभी तो वहां से ट्रांस फिल्ट्रेशन हो पाएगा, लिम्फ का फॉर्मेशन हो पाएगा। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज भी नियर बाय बहुत ज्यादा होंगी। क्लियर, समझ में आ रहा है। ब्लड कैपिलरीज जितना ज्यादा होंगी तभी ब्लड सर्कुलेट होके लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, ब्लड से ही लिम्फ बन रहा है, तो लिम्फ नोड के आसपास हाई वेस्कुलर सप्लाई होती है।
फिर हाँ, नोडल रीजन है, नोड है, किडनी जैसा दिखा रहा है। ठीक है, नोड का कुछ ऐसा पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इस इमेज में दिख रहा है। अब एंटीजन मैंने बताया कि सारे फॉरेन मॉलिक्यूल जो हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग एंटीजन कह रहे हैं। ठीक है, एंटीजन, अब इसका फुल फॉर्म मैंने शायद बताया नहीं था, एंटीबॉडी जेनरेटिंग, ऐसे ऐसे फॉरेन पार्टिकल जो एंटीबॉडी के जनरेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, एंटीबॉडी को फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्रिगर कर रहे हैं। तो फुल फॉर्म याद रखना, इस इट इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीबॉडी जनरेटिंग, ताकि एंटीजन जनरेटिंग। क्लियर? ऐसा फॉरेन मटेरियल, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना जन, ठीक है, इतने जन थे, इतने लोग थे, तो बाहर का जन या अपोजिट, हमारे अगेंस्ट वाला जन, एंटी, जो हमारे एंटी है, वही हो गया, कलेक्टिवली उनको कह दिया गया फॉरेन पार्टिकल्स जो भी है उनको एंटीजन। बाकी तो मेजर चीजें बता रखी हैं, मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड। ऑल एंटीजन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी हमें समझ में आता है जब हम एलर्जी की बात करें, जब हम पॉलन ग्रेन की एलर्जी बताए हैं और वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रहा है, तो वो तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं। जब हे फीवर की बात हुई थी तो वो कोई माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जिसने एलर्जी को इंड्यूस किया, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ऑल एंटीजन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको करेक्ट इनकरेक्ट में ऐसा सेंटेंस मिल सकता है, ऐसे स्टेटमेंट आ सकते। अदर स्ट्रक्चर लाइक पॉलिन ग्रेन, व्हाइट ऑफ एन एग। अब देखो, अलग अलग लोग अलग अलग चीज की उनके अंदर एलर्जी होती है, ठीक है, और एक कॉमन सी है, जो भी नॉनवेज खाते हैं, जितना अपने अपने जो लोकेशन है, अपनी क्लास, अपना फाइलम है, उससे डिस्टेंस वाली चीज खाओगे, उतना वो एलर्जिक रिएक्शन शो कर सकते हैं। जैसे प्रॉन, ठीक है, प्रॉन किस फाइलम, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, प्रॉन अगर कोई खा रहा है तो वो हमसे बड़ा डिस्टेंस रिलेशनशिप है। फिश खा रहे हो तो उतना नहीं होगा, लेकिन प्रॉन खाने से एलर्जी ज्यादा रिपोर्टेड है। ठीक है, तो जो जितना डिस्टेंस है एवोल्यूशन में, जो हमसे जितना दूर है, उसको खाने से उतनी एलर्जी होती है। उसी तरीके से कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है, पॉलन ग्रेन तो डस्ट पार्टिकल की तरह हो गया, व्हाइट ऑफ एन एग, एल्बुमिन पार्ट जो है, उससे अगर एलर्जी किसी को हो सकती है, शेल फिश से एलर्जी हो सकती है, सर्टेन फ्रूट्स, और स्पेसिफिक, जैसे किसी को पीनट एलर्जी होती है, अलग अलग चीज, किसी को बादाम से एलर्जी होती है। मुझे मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक बार मशरूम खाने से एलर्जी हुई थी, और बहुत भयंकर वाला फूड पॉइजनिंग या एलर्जी समझ लो। बस खाने के 10 मिनट के बाद मैं मॉल में थी और मैं इतना वॉमिट कर रही थी, और वो उड़ीसा साइड का मॉल था, बहुत डेवलप नहीं था, मतलब वॉशरूम भी हर फ्लोर पे नहीं था। तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो जा रही थी, प्लिशु को अकेले छोड़ के, मैम लोग थी, स्कूल की ट्रिप थी, उनके पास छोड़ के मुझे बार बार वॉमिटिंग करने के लिए जाना पड़ा, और आधा एक घंटा लग गया था, और उसमें मुझे 10 से 12 बार वॉमिटिंग हुई थी। अब उस दिन मेरी क्या गलती हुई कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, और मैं मतलब कॉन्शियस ज्यादा नहीं रही कि मैं वहां पे जाके उस स्पीसीज का या वो कौन सा मशरूम था ये पता करूं, ताकि इन केस मैं कभी मशरूम खाऊं तो मैं उसको अवॉइड करूं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको हुआ, अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है तो यू शुड फर्स्ट इन्वेस्टिगेट कि क्या खाया था, किसकी वजह से ऐसा हो गया, तो वो उस पहले इंटरेक्शन में ही आपको एलर्जन क्या हुआ, आपके बॉडी में कौन सा एलर्जन गया, वो पता चल। अब मेरे साथ क्या होता है, मैं कोई मशरूम खाती ही नहीं, मुझे पता नहीं वो कौन सा मशरूम है, लेकिन वो इतना भयंकर था उस दिन कि इट वॉज लाइक कि आपको क्या हो गया है, ठीक है, कि क्या खिला दिया गया, और सबने खाया था, मैंने भी खाया, मैम लोग ने भी खाया, ठीक, लेकिन मुझे हुआ था सिर्फ। तो इसी तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप की एलर्जी होती है। अब वो किससे हो रही है, इट डिपेंड्स कि उनके लिए वो एलर्जन है, सबको सब चीज से नहीं होती। ठीक है, तो एलर्जन में वेजिटेबल, चिकन, कुछ वेजिटेबल से भी, किसी को भिंडी से एलर्जी होती है, किसी को करेले से एलर्जी होती है, किसी को बैंगन से एलर्जी होती है। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, नहीं भी हो सकती है, बट हो जाती है जिसको, तो उसको होती है। फ्रॉम अदर पर्सन और एनिमल्स, ड्रग्स, केमिकल्स कैन ऑल्सो इंड्यूस द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। और जब भी ऐसा कोई एलर्जन आएगा तो आपका बॉडी जो है वो एक्सागरेट रिस्पॉन्स करता है, मतलब बहुत तेजी से लड़ता है। ठीक है, एंड दैट इज एलर्जी। एलर्जिक वाला रिस्पॉन्स नॉर्मल इम्यून सिस्टम के 10 टाइम्स हायर होता है, इसलिए आपको एकदम ऑल ऑफ सडन किसी को चत्ते पड़ने दिखते हैं, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है,
ठीक है, जैसे मेरे पापा को फाइबर से एलर्जी हो गई थी, तो वो सिर्फ कॉटन के कपड़े पहनते, ठीक है, एकदम प्योर कॉटन पहनते। तो उनके सारे सारे शर्ट वगैरह का कलेक्शन एकदम कॉटन था, वो ज्यादा देर तक पहन नहीं सकते थे, कोई ऐसा सूट अगर उनको पहनाया जाए तो वो नहीं पहन। ये मैंने एडिशनल डाल दिया सिर्फ नोट्स के लिए, पढ़ा मैंने सारा दिया इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं, सेल सारे हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट भी एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है, ये सब कॉमन सी चीज है, बी सेल, टी सेल। अब मोड ऑफ एक्शन जो कल कंफ्यूजन हो रहा था, थोड़ा लाइन बाय लाइन एक बार देखिए। When antigen enters a tissue fluid, B cells are stimulated to produce antibody. B cell stimulate हो गए, मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी ब्लड में वो स्टिमुलेट थे। क्लियर? पहली चीज उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया एंटीबॉडी। उसके साथ साथ बी सेल क्या करेगी, अपने को प्रोलिफरेट करेगी, अपनी प्लाज्मा सेल बना देगी और इस एंटीबॉडी को रिकॉर्ड करने के लिए मेमोरी सेल बना। क्लियर? तो प्लाज्मा सेल इज अ मैच्योर पार्ट ऑफ मैच्योर काइंड ऑफ बी सेल। प्रोसेस क्लियर है? ठीक है, और दोनों ही प्रोड्यूस कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ पैरेलली आपकी बॉडी। बी सेल लाइक आरबीसी, इनका लाइफ स्पैन होता है, हर टाइम एक ही बी सेल बॉडी में नहीं प्रेजेंट, तो बोन मैरो सिंथेसाइज भी कर रहा है। आपके एट द टाइम ब्लड में बी सेल भी होगी, मेमोरी सेल भी होगी और प्लाज्मा सेल भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल कब बढ़ेगी, जब कोई फाइट चल रहा हो, जब उसको हाई अमाउंट में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना हो। The body has thousands of antigen specific B cell। अब एंटीजन स्पेसिफिक वाली बात समझ में आ रही है, हर बी सेल हर एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक रिएक्शन शो करते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ ईच बी सेल टाइप वुड हैव बीन सेंसिटाइज्ड बाय द प्रीवियस कांटेक्ट विद द एंटीजन। इफ दिस डज नॉट हैपन द बी सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, नहीं वो लड़ पाएगी, तो बी सेल अपना लाइफ साइकिल खत्म, मतलब उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो बी सेल जर्मिनेट हुई, अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और खुद का जो माइक्रोफाइजस वाली सेल है वो पूरे ही सिस्टम में जितना डेब्रिस है उसको इनगल्फ करने का ही तो काम भी कर रही है ना साथ साथ, तो ऐसे जो भी डेब्रिस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको इनगल्फ कर जाएगी। However, the new B cell will keep on producing और new B cell parallelly produce होती रहेगी। Once an antigen specific B cell is activated by the antigen, a process देखो mechanism है, it multiplies very fast to form a clone of plasma cell। ठीक, जो फ्लो चार्ट में था कल, क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल को प्रोड्यूस कर दिया। दीज प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एट अ रेट ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। अब कितना हाई रेट है, कितना हाई रेट हो गया, 2000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। प्लाज्मा सेल की टेंडेंसी है प्रोड्यूस करने की एंटीबॉडी, तो वो वहां पे फास्ट रिएक्शन करेगी। ठीक है, मेजर एकदम सैनिक चाहिए अब आपको बहुत ज्यादा, तो इस तरीके से आप वहां पे क्या करोगे, अब आर्मी का तो डुप्लीकेट नहीं कर पाओगे और आर्मी आपको बुलानी पड़ेगी, वही चीज हो रहा है यहाँ। क्लियर बेटा? दिस कैपेसिटी ऑफ बी सेल टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन इवन बिफोर इट वाज एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन। और ये कैपेसिटी कब आ चुकी है, जब वो प्रोलिफरेट किया है, जब वो मैच्योर किया है, स्पेसिफिसिटी को रिटेन किया है, मतलब प्रो से मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, बी सेल नॉर्मल बी सेल की बात, तभी वहां पे उसके अंदर ये कैपेसिटी आ गई। तब तो पहला वाला एंटीजन स्पेसिफिक बी सेल एक्टिवेटेड और इंटरेक्शन कर पाया एंटीजन से। क्लियर? उसके बाद उसने अपने क्लोन्स बना दिए, जैसे वो रजनीकांत वाली रोबोट वाली कौन सी मूवी थी, उसमें तुरंत तुरंत रोबोट के क्लोन्स दिखते रहते, हर जगह से आ रहे हैं फाइट कर। ठीक है, तो उसी तरीके से। However, an antigen is necessary to stimulate the production of antibodies. Unnecessary antibody का production नहीं चलेगा जब तक कोई antigen interaction नहीं होगा उसका। Clear? ठीक है, मोड ऑफ एक्शन समझ लो और अच्छे से ध्यान में रखो। The final maturation of young lymphocyte occur in lymphoid tissue like lymph node, spleen, ये सब हो चुका है। T cell are responsible for cellular immunity. However, B cell produce the antibodies about 20 trillion per day. दैट टेक पार्ट, मतलब इतना तो आपका इंटरेक्शन रोज ही चल रहा है, इतनी लड़ाइयां रोज चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि अभी बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर, चल रहा है ऑलरेडी। क्लियर? दैट टेक पार्ट इन द ह्यूमरल इम्यूनिटी, बी सेल से रिलेटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड टी सेल से रिलेटेड सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। T lymphocytes are independent of the thymus
थाइमस से कोई मतलब नहीं है बी लिम्फोसाइट्स का। एंड इन मैन प्रोबेबली, मैन मतलब ह्यूमन की बात, कंप्लीट देयर अर्ली मैच्योरेशन विद इन द बोन मैरो, दे आर कॉल्ड बी सेल बिकॉज दे मैच्योर विद इन द बर्सा ऑफ फेब्रिकस इन बर्ड्स। ठीक है, पहली बार जो रिपोर्टेड हुआ था, तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो मिस्टेक होता है, बी का मतलब यहाँ बर्सा ऑफ फैब्रिकस होता है, बी का मतलब बोन मैरो ऑप्शन में आता है और वो टिक कर दोगे तो गलत हो। क्लियर है बच्चा? तो नोट डाउन कर लेना, ये मार्क करना, बी का मतलब, टी का मतलब तो थाइमस, बी से बोन मैरो कर दोगे, तो बी का इसलिए मैंने कल भी फुल फॉर्म नोट करा दिया था, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, जो कि फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड हो गया था बर्ड्स में। टी सेल का मोड ऑफ एक्शन क्या है? लाइक बी सेल, टी सेल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू एंटीजन बाय प्रोड्यूसिंग अ क्लोन अ ग्रुप। अब टी सेल ने क्या किया, अपने को प्रोलिफरेट किया, तो अपनी कॉलोनी में अलग एक जैसे दिखने वाले टी सेल लेकिन अलग अलग काम करने वाले टी सेल ले आए। ठीक है, एक हो गया टी हेल्पर सेल जो हेल्प करेगा, एक हो गया टीसी सेल किलर सेल जो अटैकिंग करेगा, एंड एक हो गया आपका टी सप्रेसर सेल, एंड लास्टली टी सप्रेसर सेल जब सप्रेस कर लेता है और उसको याद करने के लिए वो टी मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? एट द टाइम बॉडी में जब इंटरेक्शन होगा, मतलब हो ही रहा है डेली, तो हमें ये भी याद रखना है कि हमारे बॉडी में टीएस सेल प्रेजेंट है, टीसी सेल प्रेजेंट है, टी सप्रेसर प्रेजेंट है, और ऑलरेडी जो सप्रेसर करके मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो गई होगी, मेमोरी सेल प्रेजेंट है। इसलिए जब हम टाइप्स ऑफ टी सेल बोलते तो सप्रेसर और मेमोरी अलग अलग। क्लियर? टीएस सेल, टीसी सेल, टीएस सेल एंड मेमोरी सेल। क्लियर? टी सेल्स लाइफ फॉर 4-5 ईयर। अब एक क्वेश्चन ध्यान में रखना, लॉन्ग लाइफ किसकी होती है, टी सेल या बी सेल? बी सेल लोकली आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया अगर रिक्वायरमेंट हुई, अदरवाइज ये डिजनरेट हो जाएगा, जबकि टी सेल की इम्यूनिटी लॉन्ग होती है, 4 to 5 years और इवन लॉन्गर देन दैट। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट रहेगा टी सेल। There are separate T cell for each type of antigen that invades the body। जो अटैक करेगा अगेन स्पेसिफिक होगा, और इसी में से टी सेल जब इस तरीके से रिस्पॉन्ड की और जो टीएस सेल फॉर्म हुई है, वो टीएस सेल क्या कहेगी कि टी सेल तो काम कर ही रहा है, एंटीबॉडी को भी प्रोड्यूस करा साथ, तो वो बी सेल को सिग्नल देगी। क्लियर? T cells of a clone that are produced in response to an antigen are similar morphologically, एक जैसे दिखते हैं, but they perform different function। मतलब देखने में टीसी सेल, टीएस सेल, टी मेमोरी सेल, टी सप्रेसर सेल सब क्लोन है, क्योंकि क्लोन है। ठीक है, लेकिन उनके अंदर फंक्शनल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। स्प्लीन इज कॉल्ड एज स्कूल ऑफ बी सेल और टी सेल, देन टी सेल्स ना, एक मिनट बेटा हम देखते हैं क्या पूछना चाह रहे हो, अभी रुक जाइए कंप्लीट कर लूं फिर देखते हैं। फिर किलर टी सेल कल मैंने बता ही दिया, ये वो वाली है जो आपकी बहुत हाई रिस्पॉन्स करती है, हेल्पर जो हेल्प कर रही है, और जब 3 टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट है तो उसमें जबरदस्ती का मेमोरी सेल को ढूंढना नहीं है। ठीक है, 3 टाइप में यही हो जाएगा, क्योंकि सप्रेसर सेल ही बाद में मेमोरी सेल में कन्वर्ट, सप्रेसर सेल कन्वर्टेड इनटू मेमोरी सेल। ध्यान रखना ये पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? ये अभी कल का ही रिवीजन चल रहा है। इज इट ओके? कोई डाउट? हाँ मैथिली क्या कह रही हो? थाइमस इज रॉन्गली आई रोट स्प्लीन। हाँ, थाइमस स्कूल, अगर आप 10th और 12th वाले स्कूल की बात करो तो बेटा थाइमस नहीं, बोन मैरो हो गया स्कूल। उसके बाद आप ऐसे थाइमस को समझ लो कि आप मेडिकल सिलेक्शन करके टी सेल स्पेसिफिक टी बन चुके हो, और आप थाइमस में आप वो ट्रेनिंग ले रहे हो। ठीक है, जैसे सेना की हर जगह अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग है, कमांडो ट्रेनिंग अलग चल रही है, आर्मी वाली ट्रेनिंग अलग चल रही है, अलग अलग इनके ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। उसी तरीके से बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फिर इनके ट्रेनिंग सेंटर है, उस ट्रेनिंग सेंटर में मेनली क्या हो गई आपकी बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, क्योंकि बी को लिए तो बोन मैरो ही है। उसके बाद जैसे कहा जाए कि एक कॉमन कॉमन जॉब मिल गई कि आईएएस ऑफिसर सब अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं, या इनके हेड, तो उस तरीके से स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, इन जगह पे उनको भेज दिया गया कि अब वो नियर बाय आपके बॉडी में ये सर्कुलेट, ऐसे ऐसे टारगेट साइट दे दिए गए इनको, जहां से वो उस पर्टिकुलर एरिया पे अपनी कमांड रख सके। ठीक है, तो दे ऑल आर ट्रेन
बट लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे अगर एक सेंटर की बात करें, आई थिंक मसूरी में सेंटर है या मैसूर में सेंटर है, मैं मैसूर मैसूर में, ठीक है, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है आर्मी की चीफ ट्रेनिंग वाली सेंटर मैसूर में। तब वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद उनको जगह जगह उनका ज्वाइनिंग प्लेस दिया जाता। उसी तरीके से ट्रेनिंग हुई बोन मैरो और थाइमस में, उसके बाद उसको जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट कर दिया। और कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तुम लोग को क्लियर है? अनुष्का, कौशिक, मैथिली, मृणाल, सरोज, प्रथमेश, प्रदेश, श्रुति, वैदेही, कोई डाउट बेटा? ओके गुड। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे एलन वाले मटेरियल से ही मैंने ये ले रखा है, क्योंकि तो कुछ गोल्डन पॉइंट दे रखे हैं, देख लेते हैं ये गोल्डन पॉइंट क्या है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिस्प्रूव्ड बाय विलियम हार्वे, हो चुका है अपना कवर। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये भी हो चुका है। इंटरफेरस आर इंटरफेरस इंटरफेरॉन्स आर सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेचुरल किलर सेल एनके सेल, नॉन फैगोसाइटिक सेल, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट्स होते हैं। अल्फा आईएफएन इंटरफेरॉन एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉयड ट्यूमर, ये भी पॉइंट कवर है अपना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इनेट इम्यूनिटी क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। क्लियर, वो जनरल एक्ट कर रही है, वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये टेररिस्ट है, कौन सा टेररिस्ट है, पहले वो अटैक करेगा तो वो इनेट इम्यूनिटी होगी। ठीक है, the T cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them. अभी देखा हमने और कल भी देखा था, malt constitutes about 50% of total lymphoid tissue in human body, ये भी हो चुका है कवर। malt का फुल फॉर्म बताओ फटाफट। गुड, हेल्थ इंड्यूस द लाइट चेन एंड हेवी चेन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। The light chain and heavy chain of antibody are joined with the help of, नहीं, मैक्रोफाजेस अलग हो गए, एनके सेल दूसरी हो गई, बाद में बात करेंगे, अभी आंसर करो बेटा। कोलेस्ट्रॉल इज रिच इन IgA और बॉन्ड SS बॉन्ड। फीवर, pH and body secretion are included in which of the following barrier? Physical, cellular, cytokine या physiological? Fever, pH and body secretion, pH and body fever, pH and body secretion, physiology है ना बेटा सब, physiological। Which of the following are the properties of acquired immunity? छोड़ो ये, और मुझे नाउ वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। इसमें एडवर्ड जेनर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, इनकी ऑलरेडी नाम आता रहता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनिटी है, ध्यान में रखना। वैक्सीन इज सस्पेंशन ऑफ एटेन्युएटेड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन, इसके लिए एक चीज बस ध्यान में रखो कि विदाउट पैथोजेनिक, मतलब डोंट हैव पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी को किल कर दिया, मतलब जो डिजीज कॉज कर सकते हैं उस कंटेंट को उसमें से इनएक्टिवेट कर दिया गया, ठीक है। एंड हैविंग एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी क्या हो गया, मतलब उनके सरफेस पे वो मॉलिक्यूल है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो प्रोटीन प्रेजेंट है, जिससे आप उनका चेहरा पहचान। क्लियर, इट इज अ लाइक अ बेहोश किया, ठीक है, वो एक्टिविटी नहीं कर सकता, मरा हुआ नहीं बोलेंगे हम, बेहोश किया, ठीक है। एक बेहोश किया हुआ आतंकवादी आपको पहचानने के लिए दिखा दिया गया कि वो एक्टिव न रहे, उसको बेहोश करके आपको चेहरा दिखा दिया, ठीक है। यही ध्यान में रखना, इतनी सी बात। वैक्सीन इज सस्पेंशन ऑफ एटेन्युएटेड इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन। देखो मैंने कहा ना एंटीजेनिसिटी है, तो एंटीजेनिसिटी इज डिफरेंट थिंग, जो उसका मॉर्फोलॉजी है दैट इज एंटीजेनिसिटी, जो उसकी पैथोलॉजी को डिस्टर्ब कर, फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करने के जो पैथोलॉजिकल फीचर थे उसके अंदर, दैट इज रिलेटेड टू पैथोजेनिसिटी। इतनी सी बात समझ में आ गई? क्लियर है?
एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजेंस which is taken orally or injected to provide immunity for that pathogen. अब हमें पता है कि जो inactivating the genetic material and keeping the membrane antigen there. Yes बेटा, right. ठीक है. अब एंटीजन पैथोजेनिसिटी को हटाया जा रहा है. इसका मतलब जो पैथोजन कॉज कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब किया गया है. ठीक है. जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे थे उनको रोक दिया गया है. वहां पे सप्रेशर है, वहां पे कुछ ट्रीटमेंट देके तब उनको इनएक्टिव करके सप्लाई किया गया. मतलब मेनली उनका डीएनए फंक्शन नहीं कर रहा. इस तरीके से उनका एक डोज दे दिया गया. क्लियर. नाउ अब हम लोग को ये सबको पता है कि या तो ओरली लेते हैं उसको या तो इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं. एडवर्ड जेनर 1796 नोटिस दैट मिल्कमेड मतलब जो दूध देने वाले लोग रहते हैं, जो कैटल्स के साथ ट्रीट करते हैं, बेसिकली काउ के साथ का एग्जांपल है ये, नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स बट दे हैड स्कैब्स ऑफ काउ पॉक्स. ही ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम सोर मतलब जो घाव था, जो स्मॉल पॉक्स के दाने बने थे उससे, of milkmaid who was suffering from the cowpox to the young boy of 8 year old. और ये बॉय उनका खुद का था, खुद के बच्चों को उन्होंने दिखाया था. और इनकी भी जैसे लुइस पास्चर की स्टोरी है, टाइफाइड मैरी की स्टोरी है, बहुत सारे लोगों की स्टोरी है. ठीक है. पेनिसिलिन की डिस्कवरी की एक स्टोरी है. उसी तरीके से इनकी ये स्टोरी है कि इनका अच्छा खासा ये जो वर्क कर रहे थे और ये खुद पे नहीं डाल रहे थे, क्योंकि इनको ये था कि अगर मुझ पे कोई रिएक्शन होगा तो कोई ऐसी उस वक्त टीम नहीं है ना कि वो हैंडल कर लेगी. बच्चे पे दिया इन्होंने ट्रस्ट के लिए कि सबको ट्रस्ट हो, तो ऑब्वियसली बच्चे की मदर उसका अपोज करेगी. ठीक है. तो आप मुझे दे दो, मदर कहेगी. तो मदर को नहीं दिए, क्योंकि मदर, अगर मदर को कुछ हो गया बच्चे और फैमिली को देखेगा. तो अपने को मदर को नहीं दे रहे थे, उसको ट्रस्ट में लिए कि मैं इसको कोई भी चीज होगी ऐसा रिस्पॉन्स दिखेगा तो मैं उसको डील करूँ. तो उसके बाद ये जो 8 ईयर ओल्ड वाला बच्चे की कहानी लिखी है, दैट इज हिज ओन सन. अपने बेटे को दिया, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब स्मॉल पॉक्स का अटैक नहीं दिखा, स्मॉल पॉक्स कॉज नहीं हुआ. पहले वैक्सीन दिया, फिर इनोकुलेट किया स्मॉल पॉक्स वायरस से, कोई चीज नहीं. मतलब काउ पॉक्स का पहले दिया और उसके बाद स्मॉल पॉक्स को दिया, तब इसको वैक्सीन नाम नहीं देंगे. ठीक है. काउ पॉक्स को इंजेक्ट किया, काउ पॉक्स कराया उसको, फिर उसको स्मॉल पॉक्स दिया ठीक होने के बाद. तो उससे क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ. ठीक. तो वो किस रिजल्ट पे पहुंचे कि जिसको काउ पॉक्स हो जाएगा उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता. इसका मतलब दुश्मन दुश्मन आपस में, एक दुश्मन हमारा दोस्त हो गया. ठीक है. उसी तरीके से उन्होंने काउपॉक्स को लिया. उसके बाद उन्होंने अपने फैमिली में दिया, फिर लोगों की एकदम लाइन लग गई उनके घरों के आगे. और क्योंकि उस वक्त की ये एक थ्रेटनिंग डिजीज थी, तो काफी तेजी से फिर ये, और ये फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन में कन्वर्ट हुई. आफ्टर सम टाइम ही इंजेक्टेड लाइव स्मॉल पॉक्स मटेरियल इनटू दैट बॉय, but symptoms of disease did not appear. He tried this procedure on other person and got success. He gave the term vaccination for this process. और ये फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ वैक्सीनेशन का, इसलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनिटी कहा. लुइस पास्चर, he discovered the process of inactivating the pathogen. अब इन्होंने क्या ध्यान दिया था, अब एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ये लाइफ से खेल रहे थे. ठीक है. काउपॉक्स का वायरस लिया, स्मॉल पॉक्स का वायरस लिया, सब लाइव डिजीज कॉजिंग है, उनके पास पैथोजेनिसिटी है. लेकिन लुइस पास्चर ने जब डील किया तो उन्होंने लिया इनएक्टिवेटिंग पैथोजन. क्लियर. एंड प्रिपेयर्ड वैक्सीन फॉर चिकन, कॉलरा, एंथ्रेक्स एंड रेबीज. सारे डिजीज पड़े, इस पे रुकते नहीं है. कॉन बेरिंग, he discovered the process of passive immunization and prepared the anti-diphtherial serum ADS by injecting diphtheria antigen into sheep. अब पैसिव क्या हो गया, इंड्यूस कराया था. ठीक है. जैसे एंटीवेनम प्रोड्यूस किया, तो हॉर्स में एक्चुअल में जहर डाला जाता है, सांप से कटाया जाता है, थोड़े 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 थोड़ा बाइट करा के फिर हॉर्स में उसका एंटीवेनम जनरेट करके उसको आइसोलेट कर लेते. क्लियर बेटा. तो वही प्रोसेस है, दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन. वॉन बेरिंग इज नोन एज फादर ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन. तीनों का अच्छे से ध्यान में रखें. ठीक है. तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना. एक ने लाइव से लिया, एक ने एटेन्यूएटेड लिया, नॉन पैथोजेनिक लिया, एंड थर्ड वन ने लाइव को पैसिवली इंजेक्ट करके लिया. मतलब दूसरा एक बीच में होस्ट दिया, उसमें धीरे 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 अमाउंट में इंजेक्ट कर रहे लाइव, वो डायरेक्ट ह्यूमन को नहीं दिया. और जब उसमें
इतना ही अमाउंट इंजेक्ट किया कि उससे ऑब्वियसली टेस्ट करते वक्त कुछ लॉस हुआ होगा, इसलिए जानवरों पे किया जाता है ऐसा सब टेस्ट। लेकिन फिर धीरे धीरे देखा कि उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो अब जब इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो वहां से वैक्सीन को बनाया। क्लियर बच्चा? तो ये डिफरेंट टाइप के हो गए आपके। अब ये चार्ट सबके पास होना चाहिए। लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, मतलब जिसमें टॉक्सिन का सिक्रीशन यूज किया जा रहा है, केमिकल्स जो सिक्रीट करा के एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गए आपके टॉक्साइड वैक्सीन। एंड रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, जो कि अब बहुत ज्यादा इसी के भरोसे चलने वाली है चीजें। ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पोर्शन, और मैंने बता रखा है हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन आई है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। ठीक है, ये सब नोट्स बना लो। नोट्स क्या बनाओगे? जस्ट प्रिंट आउट ले लेना या लिख ही लेना, एक बार लिख लेना। लिखने पे टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट लगेगा इस टेबल को बनाने में, और वो माइंड में सेट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक कहानी सब? अब जो हम बार बार नेम प्लेट की बात करते हैं, अपने सेल पे नेम प्लेट है, उससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन है ना, हमने को नहीं जाना है, बट ध्यान में रखोगे। ह्यूमन लिम्फोइड ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसका ये नाम क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो एमएससी था वो रिपोर्टेड हुआ था ल्यूकोसाइट सेल पे, वर फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑन ल्यूकोसाइट्स आउट ऑफ द वेरियस जीन्स फॉर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन। जो आपके हर सेल के ऊपर एक कॉमन एंटीजन प्रेजेंट है, जो आपका टैग है कि ये सेल हमारे बॉडी की है, जो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे अभी हम सबको दे दें आई कार्ड, ठीक है, कि कैप्सन के स्टूडेंट्स का ये आई कार्ड है, और फाटक में गए तुम लोग प्रैक्टिकल करने, और हमने कहा कि आई कार्ड को बेयर करके रखो, सामने आई कार्ड रखो कैप्सन वाला, तो तुम उनसे डिफ्रेंशिएट हो जाओ। ठीक है, अब फाटक का आई कार्ड बोलेंगे तो सबके पास कॉमन आई कार्ड होगा फाटक का। तो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज एमएससी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी complex. Most of the transplantation genes are located on a portion of chromosome 6. Important information है, क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन जहां पे भी आए बेटा उसको थोड़ा सा 2 बार 3 बार पढ़ के याद रखो, क्योंकि दिस इज द एक्सप्रेशन ना। कोई अगर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना हुआ है, तो ये किसी जीन से एक्सप्रेस हुआ होगा, किसी मेटाबॉलिक पाथवे से बना होगा। उस मेटाबॉलिक पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन क्रोमोसोम 6 पे प्रेजेंट। इतनी सी इंफॉर्मेशन। क्लियर? दीज आर कॉल्ड एमएससी और एचएलए कॉम्प्लेक्स। उसी को बोला इसने ह्यूमन लिपोसाइट एंटीजन, क्योंकि प्रीवियसली ये आइसोलेट हुई थी, नाउ इट इज नोन एज एमएससी। द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज द हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन। जो रिसेप्टर हुआ उसको हमने क्या दिया? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन, क्योंकि दूसरा जो आएगा उसके भी मॉलिक्यूल, जैसे अगर हम किसी को लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो मेरे लीवर के सेल में, टिश्यूज में एक अलग एमएससी प्रेजेंट होगा, और उसके लीवर में अलग प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बॉडी के सेल में अलग प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए वो क्या हो गया? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन। हिस्टो मतलब टिश्यू, कंपैटिबिलिटी जो उसके साथ कंपैटिबिलिटी शो नहीं कर रहा है, ऐसा एंटीजन उसके साथ कंपैटिबिलिटी देखने पे वो फॉरेन मटेरियल होगा। इज इट क्लियर? हिस्टो कंपैटिबिलिटी जो हर टिश्यू के पास कंपैटिबल प्रेजेंट है, कंपैटिबिलिटी को शो कर रहा है कि वो हमारा ही ऑर्गन से, हमारी बॉडी की सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है। ठीक, जब हम फॉरेन से ले रहे हैं, डोनर से लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वही हिस्टो कंपैटिबिलिटी एंटीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट बिहेव्स लाइक अ एंटीजन, क्योंकि वो फॉरेन हो गया, और हमने कलेक्टिवली सारे फॉरेन कंपोनेंट को एंटीजन बोला हुआ। क्लियर? तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी किसके पास है? जो इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करना पड़ता है, जो ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन शो करता है, वो इसी एमएससी मॉलिक्यूल के भी पास है। इज इट क्लियर? जो दूसरे के सरफेस पे प्रेजेंट है, और अपना इम्यून सिस्टम और उसका अपना इम्यून सिस्टम उसकी सेल को, उसकी हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन को डिटेक्ट कर ले। जब एंटीजन आ गया तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? यहाँ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है? एक तो एचएलए का फुल फॉर्म, और ये लिपोसाइट से डिस्कवर हुआ है। तीसरा क्रोमोसोम 6, फुल फॉर्म तो एमएससी का पहले भी बता चुके हैं। एंड ये एंटीजन वाला पॉइंट। इज इट क्लियर बच्चा?
ठीक है, अब एरे बना रहे हैं, उसको अरेंज कर रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं हैप्लोटाइप. An individual inherits on HLA haplotype from each parent. दोनों पेरेंट से आएगा. Only identical twins can have identical haplotype. देखो, अगर एक आइडेंटिकल ट्विंस है तो कैसा होगा वो? जाइगोटिक ट्विंस होंगे. ठीक है, एक जाइगोट के बनने के बाद वो डिवाइड करके दो ट्विंस में हो गया, तभी आइडेंटिकल होंगे. तो इनके पास कैसे होंगे? इनका एमएससी मॉलिक्यूल और दोनों, मतलब दोनों ट्विंस का एमएससी मॉलिक्यूल कैसा होगा? सेम होगा. तो आइडेंटिकल हैप्लोटाइप. The best HLA matching can be observed within the same family. अब देखो, जो ट्रांसप्लांटेशन की, हाँ, मोनोजाइगोटिक. ठीक है, अब ट्रांसप्लांटेशन की